आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। नमस्कार, एक बार फिर हम हाजिर हैं आपका अपना पसंदीदा शो लेकर, जिसका नाम है शख्सियत दिल से, और मैं हूं सुमेधा। यहाँ बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। और इस बार हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और सबसे अहम महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली अर्चना जायसवाल जी से। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास शो में। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष है और कांग्रेस में कई अहम पदों पर रह चुकी है। इसके अलावा सबसे खास बात, कलचुरी जायसवाल समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा समाज का ये प्रतिनिधित्व कर रही हैं और पहली महिला अध्यक्ष है पूरे समाज की। तो हम जानेंगे कि इतना बड़ा सफर इन्होंने कैसे तय किया, कितनी चुनौतियां आई और अब इनका सफर आगे कहां तक जाने वाला है, और राजनीति और सामाजिक और पारिवारिक जीवन में ये कैसे तालमेल बनाकर अब तक चल पाई हैं। अर्चना जी, सबसे पहली बात, राजनीति में आना महिला होकर एक बहुत बड़ी चुनौती की बात मानी जाती है, तो कैसे आपने सफर तय किया? ये तो हर कोई जानता है आप सामाजिक कार्य में बहुत सक्रिय हैं, तो दोनों में तालमेल बनाकर कैसे अभी तक का सफर चल पाया? क्योंकि मैं सामाजिक क्षेत्र से आई, तो समाज का जो अनुभव होता है वो काम करना सिखाता है, लोगों की सेवा सिखाता है। उस क्षेत्र से जब मुझे राजनीति में लिया गया, मैं आई नहीं, मुझे राजनीति का क ख ग घ नहीं आता था, परंतु मुझे लगा कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अवसर मेरे दरवाजे ठोक रहा है, तो मेरे बचपन से ही आदत थी कोई अवसर आता है तो मैं उसको खोती नहीं हूँ। तो मुझे जब मौका मिला कि मुझे मेरी कार्य क्षमता को देख के मुझे इंदौर विकास प्राधिकरण में पहला पद दिया गया, तो मेरा राजनीति में वो पदार्पण था। तो मैंने सोचा राजनीति में आके मैं शायद और ज़्यादा सेवा के कार्य कर पाऊंगी और लोगों के काम आ पाऊंगी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगी। जी, मतलब राजनीति में आना आपका कोई प्लानिंग वाली बात नहीं थी इसमें कि आपने स्टूडेंट लाइफ से सोच रखा हो या आपने स्टूडेंट लाइफ में इलेक्शन लड़े हो, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, इलेक्शन तो छात्र संगठन में जब होते थे तो मैं खुद भी सीआर थी, पर तो वो सीआर जब बने, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव जो बनते हैं, तो उस वक्त कोई राजनीति दिमाग में नहीं होती है, उस वक्त भी चुना जाता था लोगों को। तो हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो चुन लिए गए थे, तो काम करते हैं। पर तो जो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जो करना होता है भविष्य में, उसके बचपन से उसके अंदर वो गुण होते हैं, पर तो वो समझ नहीं पाता है कि वो गुण उसमें है। धीरे धीरे जब बढ़ते जाते हैं तो वो गुण अपने आप बढ़ने लगते हैं और वो क्षेत्र की तरफ कब आपको अग्रसर करके ले जाते हैं आप पता ही नहीं चलता है और आपकी लाइन मुड़ जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं शादी होके आई और मैंने काम करना चालू किया। काम करते करते कब समाज से बढ़ के राजनीति में आ गई और आज आपके समक्ष बैठी हूँ। तो बहुत सारे पदों पर रह चुकी हूँ, अनुभव भी है और काम कर रही हूँ। चुनौती भरे क्षेत्र तो है जरूर, परंतु मुझे चुनौतियाँ पसंद है। जी, बहुत बढ़िया बात। और आप थोड़ा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताइए। आप बेसिकली आप कहाँ से हैं और इंदौर में आप बहू बनकर आई और आपको बेटी के रूप में स्वीकार किया इंदौर ने, और आप इतने सारे काम कर सकी। इंदौर में आई, तब मुझे लगा कि इंदौर ऐसा जगह है जहाँ महिलाओं को एक थोड़ा मान सम्मान मिलता है। ऐसा मैंने पूरे भारत में नहीं देखा जो इंदौर में मैंने देखा, क्योंकि यहाँ जैसे ताई जैसी महिला हैं, अहिल्या माता हैं, यहाँ पर आई। और जब मैं यहाँ काम करने आई तो मुझे हर तरह से कोऑपरेशन मिला, क्योंकि ऐसा बहुत कम सिटी में होता है कि लड़कियों को तो तवज्जो बहुत दे देते हैं, परंतु मैं जिस परिवार में आई उसमें ऐसा बोला गया कि जब हम लड़की को पढ़ा लिखा सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता था कि क्या मैं शादी के बाद पढ़ पाऊँगी। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हर महिला को ये चीज़ बोलूं कि शादी होना आपका इतिश्री नहीं है, ये आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। यहाँ से आप नई दिशा में भी जा सकते हैं यदि आप पॉजिटिव सोच के हो। तो जब आप जिस घर में आते हैं बहू बन के, तो आपको पहले उस घर को आत्मसात करना पड़ता है, तो फिर घर आपको आत्मसात करता है। पहले आपको देना पड़ता है, फिर आपको मिलना चालू होता है। और मिलने की अनवरत श्रृंखला जो है, जो मेरे साथ प्रारंभ हुई, मैंने सिर्फ देने की कला थी मेरे पास, तो मैंने दिया। पर तो जो मुझे मिला मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत कम बहुओं को वो चीज़ें मिल पाती हैं। मतलब बहू के तौर पे अभी भी समाज में माना जाता है कि घूंघट पर्दा प्रथा
सॉरी। तो कैसे आपने ये सब कुछ मैनेज किया, या आपके परिवार में इस तरह का बिल्कुल माहौल नहीं था? कि मेरा समाज भी जो कल्चुरी जायसवाल समाज है वो पिछड़े में आते हैं हम लोग ओबीसी में, पर तब हमारे समाज में बहुत पल्लू भी, मांग भरना बहुत ज़्यादा, चूड़ी और सब मान्यताएं जो होती हैं सारी चीज़ों को माना जाता था। परंतु मैं आई तो मेरा वकील परिवार से आई थी, मेरे फादर एडवोकेट थे हाई कोर्ट में, और मैंने माहौल वो देखा था कि जहाँ पर थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे ससुर जी ने, मेरी सास ने और मेरे हस्बैंड ने देखा कि नहीं, इसके ऊपर क्षमता है इसके अंदर, तो इसकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर मैं बीएससी करके आई थी, मैंने एलएलबी करा, फिर मैंने एमफिल करा, पीएचडी की, 40 से ज़्यादा डिप्लोमा करे, इंस्टीट्यूट चालू करा महिला सशक्तिकरण के लिए कि यदि एक महिला काम कर सकती है तो दूसरी महिलाएं क्यों नहीं काम कर सकती हैं। क्योंकि मुझे देखा कि कई बार महिलाएं शादी के बाद उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, और वो फिर उसके जो प्रताड़ना जो झेलने पड़ती है वो उनके बच्चों को झेलना पड़ती है, वो सारा गुस्सा बच्चों पर निकालते थे। तो मैंने सोचा कि हर महिला को ये बताएं कि भाई आप में भी एक गुण है जो अंदर आपके छुपा हुआ है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर आप सर्विस करने जाएँ और तभी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप घर पे बैठ के भी ऐसी कई विधाएं हैं जिनको बैठ के आप काम करके अपने व्यक्ति से अपने आप को व्यक्तित्व एक बना सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने 35,000 से ज़्यादा महिलाओं को सशक्त बना के पैरों पे खड़ा करा, और वो सिलसिला अभी तक चालू है। कानूनी सलाह केंद्र खोले, महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर खोले, और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ तो बोले मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मैं थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो फिर आपने मुझे पढ़ाया था, मैं आज टीचर हूँ। जी, आपको सामाजिक कार्य से ज़्यादा आत्मसंतुष्टि मिली या राजनीति से? देखिए मैंने राजनीति में आके कभी भी राजनीति नहीं की असल में। आज भी कोई मेरे बारे में किसी से पूछेंगे तो मेरा राजनीति क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र से होके जाता है और वहीं ख़त्म होता है। तो राजनीति को मैंने समाज सेवा का माध्यम माना और समाज में कभी राजनीति ही नहीं की। तो इसलिए मुझे ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी लाइन चुन ली थी, मेरे अपने रास्ते थे, मेरे अपने लक्ष्य था, और उस लक्ष्य से मैं कभी भटकती नहीं हूँ। और मैं गाइड सिर्फ ईश्वर से होती हूँ और बहुत कम लोगों से गाइड होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एकदम पॉजिटिव सोचना है और बिना स्वार्थ के काम करना है और नेकी करनी है और कुएं में डालना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। आपका ईश्वर पर बहुत भरोसा है। कुछ ऐसी विशेष बातें कि आप इतना ज़्यादा भरोसा करती हैं ईश्वर पर, बहुत आपको आस्तिक माना जाता है? देखिए मैं एकदम आध्यात्मिक महिला हूँ शुरू से, क्योंकि आप जितने भी राजनीतिक बन जाओ, सामाजिक रूप से उन्नत हो जाओ, आर्थिक रूप से आप उन्नति कर लो, जब तक आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं करेंगे तब तक आपको मन को शांति आपको नहीं मिलेगी। और लक्ष्य की प्राप्ति आपको जब मिलेगी जब आप निर्विकार रूप से काम करें, और जब निर्विकार रूप से आपको यदि काम करना है तो आपको ईश्वर के समीप होना पड़ेगा। आपके मन में जो लालसाएं हैं, आपके भावना है, जो लोभ है, वो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। तो मैंने देखा जब जब निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव आता है। और वही कारण था शायद, तो जब कुंभ जब लगा उज्जैन में तो बहुत बड़ा पंडाल हम सब ने भी लगाया, और आप जैसे सभी लोग, महिलाएं भी आती थी कि सब धर्मगुरुओं ने लगाया है, कई महिला महामंडलेश्वर हैं, आप तो एक सामाजिक क्षेत्र की महिलाएं आपने लगाया। तो मैंने कहा यदि आचरण, आचार, विचार और व्यवहार अच्छे हों और आप सकारात्मक रूप से काम करते हैं तो आप में और धर्मगुरुओं में कोई अंतर नहीं है। तो वो आपको होना चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में रह के और इस तरह से सब पूरे काम करना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती। तो मुझे हमेशा आभास होता था कि जब हम विरक्त होके जाके काम करते हैं तब तो हमारे पास कोई चीज़ें हमको नहीं रहती कि हमको बच्चों को देखना है या रिश्तेदारों को देखना है या समाज को देखना है। परंतु जब आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो आपकी जवाबदारी बड़ी होती है, एक माँ की भी होती है, एक बहू की होती है, एक बीबी की होती है, एक बेटी की होती है, और समाज के लोग आपको देखते होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रह के कार्य करना मैं सबसे बड़ी चुनौती मानती हूँ। आपको वक्तृत्व कला का बहुत धनी माना जाता है, तो क्या एक यही वजह है कि आपको राजनीति में आपको सामने से आने का आमंत्रण मिला? देखिए मैं कहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं मुझे जो भी लगता है मैं जो बोलती हूँ और जो बोलती हूँ वो करती भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बोल रही थी और उसी चीज़ को सुनकर कि मुझे राजनीति की जो एंट्री थी वो मिली मुझे, और फिर मैंने वहाँ भी बहुत अच्छे से काम करके, मध्य प्रदेश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कई महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि जब आरक्षण मिला है तो उसका लाभ महिलाओं को लेना चाहिए, और उन महिलाओं को लेना चाहिए जो काम कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं, जनता के लिए काम कर सकती हैं और बिना किसी स्वार्थ के काम कर सकती हैं। क्योंकि हमको अवसर बहुत
सबको लिमिटेड अवसर मिलते हैं ज़िंदगी में। यदि अवसर मिला है तो उसका आपको पूर्ण लाभ ले लेना चाहिए। इसीलिए जब मध्य प्रदेश में महामंत्री थी कांग्रेस में, ओबीसी महिला मेयर हुआ, तो मेयर के लिए मैंने कभी अप्लाई नहीं करा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगी। परंतु जब मुझे बोला गया कि हम आपको घर में आप हैं और हम आपको टिकट दे रही है पार्टी, तो मैंने उसको स्वीकार लिया। लोगों ने मुझे बोला ये मौका अच्छा नहीं है, यहाँ सामने हार दिख रही है। मैंने कहा मुझे तो जीत दिख रही है कि मुझे टिकट घर पे आके मिल रही है। लोग टिकटों के पीछे भागते, टिकट मेरे पीछे भाग रही है। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसे हम बीएससी करते हैं, एमबीए करते हैं, एलएलबी करते हैं या पीएचडी करते हैं, वैसे ही राजनीति में यदि आप चुनाव नहीं लड़ते तो आप अधूरे माने जाते हैं। जी, आपका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है। हाँ, तो जी, और लेकिन माना जाता है कि राजनीति में जिसका गॉडफादर होता है वही काफी आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में से अर्जुन सिंह जी ने भी करा था कि तुम किसके कहने पे काम करती हो। तो मैंने कहा मैं सिर्फ कांग्रेस को जानती हूँ, मैं कांग्रेस के कहने पे काम करती हूँ। तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गई अभी तक? मैंने कहा मैं सिर्फ काम करते करते आई हूँ, जो भी अध्यक्ष बनता है वो मुझे अपनी कमेटी में ले लेता है। ऐसे 6वें अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, जिनके साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यदि मैं किसी के साथ होती, यदि मैं किसी के गुट में होती, तो वो जब अध्यक्ष हट जाते तो मैं भी हट जाती। परंतु मैं संस्था पकड़ती हूँ, संस्था को मैंने पकड़ा है, संस्था के उसूलों को पकड़ा है, क्योंकि कांग्रेस एक सर्वधर्म वाली पार्टी है, सर्वभाव वाली पार्टी है और जो सर्वधर्मों को मानने वाली पार्टी है। तो मुझे ऐसा ही लगता था, मैं सभी को बोलती थी, क्योंकि बचपन से मुझे बोला जाता था कि इसको मत छुओ, इसको टच नहीं करो, इसको हाथ नहीं लगाना है, ये साफ़ करने वाले हैं, ये ऐसा है। तो मैं ज़रूर उनको टच करती थी और मैं सोचती थी ये भी तो वही है जो हम हैं, वो यही हैं, तो हम इनसे अछूत वाला व्यवहार क्यों करें। और मैं छुप के वो काम कर लेती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी जो सभी धर्मों को लेके चलती है। तो मुझे जब लिया गया तो मैंने सोचा चलो काम करके देखते हैं, और काम कर रही हूँ। और उसके तहत कई महिलाओं को सशक्त भी बनाया, वक्तव्य कला सिखाई, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है वो चीज़ भी किया मैंने। जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। अभी आपके परिवार में कौन कौन है और कैसे आप मैनेज कर पाती है पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन? देखिए, जब शादी होती है तो लोग सोचते भी हैं कि बच्चे भी होंगे। जब हम परंतु वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत कठिन ये सेंटेंस होता है। तो मेरी एक बेटी विधि है, वो इंजीनियर है, एमबीए है, साउथ इंडिया में एशियन पेंट्स की हेड है, गोल्ड मेडल मिला हुआ है। सेकंड बेटी जो हुई तो उनमें 6-7 साल का गैप था, क्योंकि मैं काम करने लग गई। फिर मेरी सास ने मुझे याद दिलाया कि एक आध बच्चा और हो जाए तो अच्छा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर बेटी हुई। फिर जैसा कि हर समाज में कहीं ना कहीं कुछ होता है तो बोलते अरे बेटी दो हो गई, बेटा तो है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि ये फरमाइश भी सबकी पूरी कर दी जाए, और भगवान ने वो सुन भी लिया। तीसरा बेटा भी है, वो भी इंजीनियर है, पिलानी से पढ़ा हुआ है। बच्चे डेली कॉलेज से पढ़ के आए। बचपन में जब मैं बच्चे मुझे देखते थे, मैं काम करती रहती थी, बच्चे भी साथ में कई जगह मेरे साथ सोशल फील्ड में जाते थे। तो मैं उन लोगों को बस यही बोलती थी, यदि तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे तो मैं ये काम करती रहूँगी। यदि तुम थोड़ा भी फेल हुए या कुछ हुए तो बोला जाएगा मम्मी काम करती है और बच्चों पे ध्यान नहीं तो देती है। कैसे आप कभी समय निकाल पाती थी तो उनको मैंने पढ़ाने के लिए? कभी भी बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे, मैंने क्वालिटी टाइम दिया बस, मैंने क्वांटिटी टाइम मैं नहीं दे पाई। मैं कभी भी, क्योंकि मेरे बच्चे हमेशा फर्स्ट आते थे, तो मेरे को पेरेंट्स मीटिंग में आप सोचिए, आपको आश्चर्य होगा, मैं आज तक नहीं गई। क्योंकि मैं जाती थी तो मैं स्कूल में पूछूं क्या है, मेरे बच्चे तो पहले ही फर्स्ट आते थे। क्योंकि मैं सोचती थी जो उनके बचपन से उनके कोमल मन में बात डाल दी जाए वो बड़े तक चलती है। तो मेरे बच्चे अपने मन से, जब टीवी का ही ज़माना था, टीवी नहीं, अपने मन से मेरे को कभी बोलना नहीं पड़ा कि टीवी बंद कर लो या पढ़ने बैठ जाओ। मैं ऐसी मम्मी थी, चाहे वो आप गंदी मम्मी बोल सकते हैं, कि बच्चों को पढ़ाई में से उठाती थी, चलो बहुत पढ़ लिया अब उठ जाओ थोड़ा सा। इस तरह की मम्मी थी कि चलो मैं घुमा के लाती हूँ। बच्चे खुद ही अपना कर्तव्य बोध जानते थे कि हमें क्या करना है, क्योंकि उन्हें समझा दिया गया था कि आप अच्छे से पढ़ोगे और अभी जो पढ़ लोगे वो बाद तक आपके काम आएगा। इसलिए लड़कियों को भी मैंने 10th के पहले ही रोटी बनाना भी सिखा दिया था, जबकि मेरे यहाँ ऐसी कोई वो नहीं था कि रोटी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए भी कंपलसरी नहीं रखा गया था। परंतु मैं ऐसा सोचती हूँ कि यदि आप राष्ट्रपति को, जब मैंने देखा था प्रतिभा पाटिल जी को, तो वो भी चाय और कॉफ़ी और अपना नाश्ता खुद बनाती थी। तो मुझे लगा कि एक महिलाओं को महिला सुलभ गुण होने चाहिए। तो और पुरुषों को भी थोड़ा इतना होना चाहिए कि वो महिलाओं का सम्मान भी करे और थोड़ा बहुत हाथ बटा दे महिलाओं के काम में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने हमेशा देखा। जी, आज आप इस सफ़र पर इतना आगे बढ़ रही, राजनीति, सामाजिक, तो इसमें आप किसको श्रेय देना चाहेंगी अपने परिवार में? देखिए, मेरा परिवार बहुत छोटा था, सास ससुर और मेरे हस्बैंड अकेले एक ही भाई थे, और सब ने मिलकर मुझे सपोर्ट करा। यदि मैं बहुत होशियार होती, यदि सास सपोर्ट नहीं करती
तो मैं मेरी काबिलियत रखी रह जाती। यदि हस्बैंड बोलता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आप मैं तो कमा रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में भी बहुत सारे पुरुषों को मैं देखती हूँ, वो कहते हैं कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितना कमा लोगी तुम, 5,000, 10,000, 20,000 ये लो मैं तुम्हें देता हूँ, पर तो तुम घर पे रहो। पर तो मैं महिलाओं को सिखाना चाहूँगी, यदि आपको मौका मिला है काम करने का, तो आप घर की दहलीज यदि ना करी हैं तो लक्ष्मण रेखा आपको खुद को संभालनी है। आपको खुद से काम करके आपको अपना मान सम्मान जो है वो बरकरार रखना है। कभी भी किसी भी छूट का खुला फ़ायदा आपको नहीं उठाना है, और यदि आप घर संभाल सकती हैं तो ही बाहर जाएं। जी, अभी आपको क्या लगता है कि महिलाओं की, आप इतने महिलाओं के बीच में काम करती हैं, तो वाकई में क्या महिला सशक्तिकरण वाली जो बात है वो पूरी तरह से भी सार्थक हो पाई है? देखिए क्या है कि लोग बातें तो कई लोग करते हैं कि पुरुषों को भी देखा कि अरे महिला सशक्त होना चाहिए, काम करना चाहिए, परंतु उनको कोऑपरेशन भी तो उतना मिलना चाहिए। यदि वो काम करने जाती हैं तो पहले वो खाना भी बनाती हैं, फिर भाग के ऑफिस भी जाती हैं, वहाँ से भी आती हैं, और फिर वो बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर वो समाज के ताने भी सुनती है, सब सुनती है। तो समाज को अब ये सोच लेना चाहिए कि अब दोनों हाथ हैं वो काम करने वाले हो गए हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष। माने गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं, और दोनों को एक दूसरे का कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा। महिलाएं सशक्त तो हो रही हैं, परंतु उसके साथ साथ अशक्त भी होती जा रही हैं, क्योंकि जब वो निकल रही हैं तो वो सामना करने में उनको इतना सक्षम होना पड़ेगा कि वो आज के ज़माने का वो सामना कर पाए। तो महिलाएं सशक्त होना चाहिए, काम में भी, दिमाग से भी सशक्त होना चाहिए, और जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी सशक्त होना पड़ेगा। और क्योंकि यदि काम कर पा रही तो मैं आने वाली यदि मेरी बहू होगी तो मैं उसको भी सोचूंगी कि मैं उसको और भी मुझसे भी ज़्यादा सशक्त बनाऊं। ऐसा नहीं कि सास ने मुझे ऐसा करा है या ऐसा तो मैं भी ऐसा करूं। ज़माना बदल गया है, तो अब जो सासें बनने जा रही हैं वो सोचती हैं कि वो बहू को भी खुला आसमान दें, और हाँ, उसको भी सशक्त बनाएं, और उसके हर काम में भागीदारी बने। इसलिए महिला जब उठेगी तो महिला को हाथ लगा के दूसरी महिला को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए, और उस मुहावरे को फेल होना चाहिए कि महिला महिला की दुश्मन होती है। बहुत बढ़िया। और अर्चना जायसवाल जी, यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी होगा कि सिर्फ राजनीति, सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अलग अलग विधाओं को सीखने की इच्छा में भी बहुत आगे है, बहुत माहिर है। तो हम अर्चना जी से ही जानेंगे कि आपने शौकिया तौर पर कौन कौन सी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखी जो आम तौर पर महिलाएं नहीं सीखती। देखिए, जब मैंने सीखने का तो शौक़ मुझे शुरू से था, तो 91 से जब मैंने काम चालू करा तो फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में जाके मैंने इटालियन, मैक्सिकन, अमेरिकन, लो कैलोरी फूड और इंडियन फूड भी सब सीखा, जहाँ शेफ़ सीखते हैं। और आके मैंने सोचा जब मैं सीख चुकी हूँ और बेकरी का प्रोफेशनल कोर्स करा, मैंने सोचा कई सारी महिलाएं जो इसको प्रोफेशन के रूप में अपना सकती हैं, अचार, बड़ी पापड़ भी बना सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, केक बना के भी दे सकती हैं। तो वो सीख के सिखाना चालू करा। फिर मुझे लगा कि क्योंकि महिलाएं जो आभूषण तो पहनती हैं, परंतु उनको पता ही नहीं था कि आभूषण की क्या प्योरिटी होती है, कैसे आभूषण खरीदना चाहिए, क्या उसका वैल्यूशन है, कैसे बनते हैं वो। तो मैंने हीरे की कटिंग, सेटिंग, एनग्रेविंग, मीनाकारी और वैल्यूशन करने लोग मुझे बुलाते थे, और मुझे जो पर्ल का बहुत शौक़ था, तो और राशि नग का, तो मैंने वही काम सीखा बॉम्बे जाके और राशि नग का काम चालू करा। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी दुर्लभ मोती दुनिया का कहीं का भी हो वो मेरे पास है, क्योंकि उन मोतियों को इकट्ठा करना और उनको सेल करने का भी बहुत शौक़ था मुझे। तो वो काम भी मैंने चालू करा और बहुत सारी महिलाओं को सोनार बनाया। जब मैं रोटरी में आई, रोटरी में मैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी बन चुकी हूँ। पूरा इंडिया में एक ही मात्र महिलाओं का रोटरी है। तो तब मैं उसमें आई तो मुझे लगा कि एक व्यक्ति मेरे पास आए कि हमारे यहाँ शमशान घाट नहीं है और हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तो मुझे लगा ये मेरे को बोल रहा है, तो मुझे यदि कोई कुछ बोल देता है तो मैंने ईश्वर को बोला है, यदि कोई मुझसे कुछ मांगने आए तो मेरी वो इच्छा उसकी पूरी करवा देना मेरे माध्यम से। तो उन्होंने कहा शमशान घाट हमको चाहिए है। तो फिर मैं उस वक्त कलेक्टर थे मनोज श्रीवास्तव जी, मैंने कहा यहाँ तो मुझे शमशान घाट बनाना है। उन्होंने कहा महिलाएं कहाँ बनाती हैं? मैंने कहा नहीं, आप ज़मीन दीजिए सरकार की तरफ से, मैं बनाऊंगी। फिर हम लोगों ने सुखलिया में, कलारिया में। आपका शुरू से कहीं ना कहीं आक्रामक और बगावती दोनों ये तेवर रहे। मुझे हमेशा लगता है यदि आप सोचेंगे और आप जिद करेंगे तो वो आप पाएंगे। जब आप उस विषय में आपको सोचेंगे नहीं तो आप वो लक्ष्य आपको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज़ आपको प्राप्त करना है उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, वो आपके दिमाग में आएगा, तो वो आपके मुंह से निकलेगा, फिर वो आपके व्यवहार में आएगा।
तो जिद से मांगो वाला चीज़ है, परंतु सच्चाई वाली चीज़ मांगो। ऐसा नहीं कि जिद से मांगो कि मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको गिरा दूंगी, इसने मुझे। तो मेरा ऐसा कहना है कि हमारे अस्त्र शस्त्र जो होने चाहिए वो हम स्वयं हैं, हमारी शक्ति है, हमें सोचने की क्षमता दी है, यही हमको जानवरों से अलग करती है। बहुत बढ़िया। और जिस समय आप राजनीति, सामाजिक ये सब कार्य से थोड़ी दूर होती है, उस समय कोई आपकी ऐसी पसंदीदा चीज़, कोई आपका शौक जिसको आप जीना पसंद करें? देखिए, लॉकडाउन ने फिर से मुझे उसी दुनिया में ला दिया था जब मैं क्लासेस करती थी। और मुझे जब मैं कांग्रेस में आई और मैं अच्छे वरिष्ठ पद में थी, तो मुझे भोपाल में एक इंटरव्यू ऐसा हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े पॉलिटिक्स में आप काम करती हैं, तो आप खाना भी बना लेती हैं? तो मैंने कहा मेरी आंख पे पट्टी बांध दीजिए, मैं सब कुछ बना दूंगी। तो उन्होंने ट्रायल भी की और मुझे वही शौक बहुत था, वो मैं काम नहीं कर पा रही थी विगत कई वर्षों से। तो लॉकडाउन ने मुझे मेरी पुरानी दुनिया में लौटाया और मैंने शौक से वो, जैसे लॉकडाउन में हर माँ, हर पत्नी ने बहुत अलग अलग पकवान, व्यंजन बना के अपने परिवार को खिलाए, तो क्या आपका भी वही कुछ दौर चला? वो दौर भी था और उसमें जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग नहीं बना पा रहे थे। मैं ट्रेडिशनल मिठाई भी बहुत बनाती हूँ, चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो घेवर हो, जो कठिन माने जाते हैं, चाहे रसगुल्ले हो, चाहे रसमलाई हो, वो सारी चीज़ें भी मैंने बनाई। और बहुत सारे शौक, बागवानी का मुझे बहुत शौक है। मेरे खुद के मैंने अपने हाथ से लगाए मेरे 2000 पौधे हैं। मैं उनको बहुत सहेज के रखती हूँ, जैसे बच्चों को रखती हूँ। 2 दिन पानी नहीं डालती हूँ तो लगता है वो मुरझा से गए, तो वो काम भी है। तो मुझे लगता है कि हर महिला को अपने शौक थोड़े थोड़े समय पे अपने आप पूरे कर लेने चाहिए और उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और महिलाओं को मैंने सिखाया, यदि हमने आपको काम करना सिखाया है, उससे आप यदि पैसा कमाते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो पैसे से आपको घमंड आए। वो आप पैसा जो है वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए है, वो है ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत साड़ी खरीदें और आप बोलें कि भाई मैं भी, तो तुम कमाते हो तो मैं भी कमाती हूँ। ऐसा पैसे का घमंड कभी नहीं आना चाहिए। आप राजनीति में भी एक वरिष्ठ पद पर रही और राष्ट्रीय स्तर पर समाज में भी एक बड़े पद पर है, लेकिन घर परिवार में अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए और अपने बड़ों के लिए आप वही अर्चना है, वही माँ है? देखिए, मैं और भी आपके माध्यम से सब महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि यदि आपकी शादी हुई है, आपका घर है, आपका परिवार है, आपका ससुराल है, तो आपको ये देखना है टाइम मैनेजमेंट। तो आपके पास यदि टाइम मैनेजमेंट है तो आप पति को भी समय दे सकती हैं, अपने बच्चों को भी दे सकती हैं, अपने सास ससुर को दे सकती हैं और समाज को भी दे सकते हैं। यदि आप टाइम को बांध के अलग अलग सेगमेंट में नहीं बांधेंगे, जैसे मेरा मॉर्निंग टाइम जब से मेरी शादी हुई है आज तक, जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो मेरे परिवार के साथ होता है। लंच मुझे पता नहीं होता कहाँ होता है, डिनर पे हम थोड़ा कभी कभी साथ होते हैं, और रात को नियम है कि मैं हस्बैंड के साथ घूमने कहीं ना कहीं, क्योंकि इंदौर ऐसा क्षेत्र है जहाँ आराम से घूमा जा सकता है, घूमने जाती हूँ। और बच्चों को भी समय हम लोग जितना देना हो दे देते हैं। तो आपको सबको अपना समय बांट के आपको देना पड़ेगा ताकि कोई निगलेक्ट फील ना करे। और वही चीज़ है जो आपको आपके अच्छे पारिवारिक जीवन की पहल रखती है कि आपके पास सबके लिए समय है, और उसी को टाइम मैनेजमेंट आता है। कोई बोलता है यदि कि सभी के पास 24 घंटे हैं, तो फिर राष्ट्रपति बोलेगा मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है किसी के लिए। ऐसा नहीं है, 24 घंटे उनके पास है, 24 घंटे अपने पास भी हैं, तो उसको आपको ध्यान से काम करना। जी, बहुत बढ़िया बात कही है। टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला हर कोई अपना ले और सभी के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए, तो 24 घंटे में से भी कुछ समय अपने लिए भी निकाला जा सकता है। आज हमने यहाँ पर बात की महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली और कांग्रेस और राजनीति और सामाजिक जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली अर्चना जायसवाल जी से। इन्होंने हमें अपने जीवन की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और सबसे अहम बात कि एक महिला होकर भी कैसे ये आगे बढ़ती रही, कैसे इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और किन छोटी छोटी, जी बिल्कुल, ये सफर इनका जारी रहेगा आगे भी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है और हर महिला को इनसे सीख लेना चाहिए कि कैसे सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक जीवन में तालमेल बनाकर अपनी मंजिल पाई जा सकती है। अगले दौर में किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।